फास्ट टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन प्रमुख खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर, जहां पहली खबर अमरोहा से है। अमरोहा में कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से क्षेत्राधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया द्वारा बचरायू धनौरा कांवड़ मार्ग पर स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कांवड़ मार्ग पर लगाए गए ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया गया तथा मौके पर उपस्थित पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा यातायात डायवर्जन यातायात की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कांवड़ियों को निर्बाध, सुरक्षित एवं सकुशल मार्ग से आवागमन कराया जाए तथा आम नागरिकों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने, कांवड़ियों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने एवं किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मार्ग संकेतक, बैरियर एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की भी जायजा लिया गया। क्षेत्राधिकारी धनौरा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखनी पुलिस की प्राथमिकता है ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसी चौराहे के पास स्थित मोबाइल शोरूम में दो पुलिसकर्मियों के द्वारा शोरूम में मोबाइल फोन चोरी करने का मामला सामने आया है। मोबाइल खरीदने गए दो पुलिसकर्मी शोरूम से मोबाइल चुरा लिए और वहां से चलते बने। पुलिसकर्मियों ने अपने जेब से पुराने फोन निकालकर उसे नए फोन में बदल दिया और साथ ही नया फोन जेब में रखकर वहां से चला गया। पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शोरूम मालिक को जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी वीडियो चेक किया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने शिकायत दर्ज की। मामला सामने आने के बाद दोनों आरोपियों पुलिसकर्मी धनंजय बिंद और मिथिलेश यादव को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच के आदेश दिए गए। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस का अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे की छवि को धूमिल कर दिया है। नमस्कार जौनपुर, मैं हूं सत्यम शिवम इंटरप्राइजेज जौनपुर से। और आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे दुकान पर, जो कि कोई और नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं किया। ये दो पुलिस वालों ने मिलकर मेरे साथ किया है, मुझे नीचा गिराने के लिए। आए दिन सब लोग तो हमें परेशान करते ही हैं, लेकिन अब इन लोग ने ऐसा काम कर दिया है कि मुझे आप लोग से बहुत शेयर करना पड़ रहा है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी आप लोग एकदम मेरा दिल से सपोर्ट करिएगा। हम यही चाहेंगे आप लोग से कि ये क्या है, हमारे पास एक आप लोग देख रहे होंगे, हम 15 प्रो मैक्स की डील डाल रहे थे डेली अभी एक हफ्ते से कंटिन्यू, जो कि 67,000 रुपए का कि 70,000 रुपए का हमारे यहाँ से बिकने का रेट था इसका। इस फोन का ओरिजिनल बॉक्स और ये जीएसटी बिल हमारे पास पड़ी हुई है। और ये फोन हमारे यहाँ दो पुलिस वाले आते हैं वर्दी में आते हैं, उसको देखिए गायब कैसे किए हैं, कितनी बारीकी से। आप लोग देखेंगे ना तो ये दंग रह जाएंगे। ये देखिए, इन लोग ये इसमें क्या कहते हैं, कैमरे में दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए लैपटॉप के पीछे रख के धीरे से ये देखिए जैकेट में कैसे घुसा लिए अपने, और देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं चोरी करते हुए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई किसी की बहन कैसे खड़ी होकर 12 घंटे काम करती है और उसके साथ इन लोग ऐसे चोरी करके। हम नॉर्मल जनता को क्या बोलेंगे जब पुलिस वाले ही ऐसे चोरी करने लगेंगे दुकान से। उसके बाद मैंने एफआईआर का कॉपी भी किया। और मैं इधर दिखाओ कैमरा, मैं रात भर से भी इतना ज्यादा परेशान होके मैं कुछ खाया पिया नहीं, 12 बजे रात तक मैं बैठ के यहाँ पर अपने मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। बताइए किसी के साथ ऐसे गलत घटना होगी तो क्या होगा। हमें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला कैसे कर सकता है हमारे साथ। हमें आप लोग से यही चाहिए कि बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो हमारे साथ। इन लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
हमें और कुछ नहीं चाहिए। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में एक ताजा रफ्तार अज्ञात टिप्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। इस हादसे में मऊ जिले के 22 वर्षीय युवक दुर्गा प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अजंता खदान मोड़ के पास हुई है, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाद अक्सर गिट्टी लोड कराने खनन क्षेत्र में आते हैं। घटना के दिन भी वह गिट्टी लोड कराने आए थे और अपना ट्रक खड़ा कर किसी काम से अपने परिचित की बाइक लेकर बिल्ली चढ़ाई पर गए थे और दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल दुर्गा प्रसाद को तुरंत ओबरा परियोजना अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसने प्रशासन से अपनी कस्टडी में ले लिया है और साथ ही बाइक मालिक ने कहा कि उनकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसका हर्जाना उन्हें चाहिए है। उन्होंने कहा ड्राइवर के सही होने पर तहरीर दी जाएगी और साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा खदान की पर्ची काटने वाली जगह के पास हुआ है। यदि मामले की जांच की जाए तो अज्ञात टिप्पर की पहचान हो सकती है। मऊ निवासी हादसे का शिकार दुर्गा प्रसाद यादव ने बताया कि वह अपनी गाड़ी खड़ी कर दोस्त से मिलने के लिए गए थे। जब वह वापस लौटे तभी बिल्ली चढ़ाई इससे पहली खदान में एक तेज रफ्तार टिप्पर निकला और उन्हें कुचलते हुए भाग गया है। बाइक की क्या स्थिति है? दुर्गा प्रसाद यादव, जिला मऊ, थाना मोहम्मदाबाद गोहाना, बाप का नाम गुलाब यादव। बिल्ली खनन क्षेत्र में आप क्या करने आए थे? साहब हम लोग आते रहते हैं बराबर गिट्टी लोड करने, हम लोग का वही काम है। हम लोग ड्राइवर हम लोग आते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आते थे तो मेरी गाड़ी उन पर लगी थी ओम क्रेशर पे। हाँ ओम क्रेशर पर। फिर बिंद पर हमारे मित्र लोग ला रहे थे तो हम अपने मित्र लोग से गए थे मिलने। फिर मिलकर हम आ रहे थे तो जो पहली खदान है बिल्ली चढ़ाई की, उसमें ये क्या बोला जाता है उसको, टीपर निकला और उतना फास्ट निकला कि दाहिने बाएं नहीं ताका कौन सा आदमी आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम इधर से जा रहे तो वह एक ऑन द स्टॉप पहले हम मतलब लग गया, चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद वो भाग गया। ठीक वहाँ पर हमको किया हुआ मुझको कुछ भी नहीं पता, हम बेहोश हो गए। वहाँ पर कोई था उस समय? वहाँ गार्ड था, गार्ड वहाँ जो है बिल्डिंग में खदान के पास वो गार्ड था। दुर्घटना हुआ तो आपको कौन ले गया अस्पताल? मुझको कुछ नहीं पता, हम होश में नहीं थे। हमको अस्पताल में होता है तो हमारे मित्र लोग जो हैं वो लोग हमसे मिले। आप किस चीज से थे? वो राइडर चक्का थी। बाइक की क्या स्थिति है? बाइक पूरी खत्म है सर। आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? ये 3 जगह हड्डी टूट गई है, 2 जगह पैर में, ये पूरा छिला उला गया है। संडीला में रहस्यमय हालात में बुजुर्ग की मौत, गांव में दहशत और सवालों का सिलसिला जारी है। संडीला थाना क्षेत्र के मितो ग्राम सभा में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना उस वक्त सामने आई है जब परिजन रोज की तरह उन्हें जगाने पहुंचे तो देखा कि वह मृत अवस्था में पड़े थे। मृतक की पहचान हुकुम सिंह यादव के रूप में हुई है। उनके पुत्र रंजीत यादव ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उनके पिता रोजाना की तरह गाँव के किनारे बने जानवरों के छप्पर के नीचे सोने गए थे। सुबह जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो परिवार के लोग वहां पहुंचे हैं। पास जाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़े थे। बताया जा रहा कि घटनास्थल पर जानवर और उनका चारा व अन्य सामान पूरी तरह सुरक्षित मिला है। मौके पर किसी तरह के संघर्ष के कोई स्पष्ट नहीं पाए गए हैं, लेकिन अचानक हुई मौत ने सवाल खड़े कर दिए। सूचना मिलते ही थाना संडीला पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र की है और स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शव की स्थिति और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आज दिनांक 11 फरवरी को श्री रंजीत यादव निवासी ग्राम मीतो थाना संडीला द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता श्री हुकुम सिंह यादव उम्र लगभग 52 वर्ष गांव के किनारे खेत में जानवरों को रखने के लिए बनाए गए छप्पर में रोज की भांति लेटे हुए थे, जो आज वहीं पर चारपाई में मृत अवस्था में पाए गए, जिनके सिर पर चोट है एवं खून निकला हुआ है। छप्पर में बंधे जानवर तथा अन्य सामग्री सुरक्षित है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्यों का संकलन किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रत्येक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। गांव में एक हत्या का मामला हुआ है, पूरा क्या पूरा है? कुछ नहीं, जब सुबह उनका बेटा छोटा बेटा अजीत आया
तो देखा कि जो है उनके पिताजी जो है रजाई ओढ़े लेटे हुए, तो 2-4 बार उन्होंने आवाज़ दिया, जब नहीं सुना तो रजाई उठाई तो उसने देखा कि उनको जो है खून से लथपथ थे। फिर वो दौड़ के अपने घर गया, उन्होंने कहा कि जो है वहाँ ऐसा ऐसा हो गया, पापा का मर्डर हो गया। उसके बाद यहाँ से मुझे फ़ोन गया, तब मैं आया, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत मौके पर आई और इस टाइम भी इंस्पेक्टर साहब और हमारे चौकी इंचार्ज रजत त्रिपाठी जी मौके पर ही हैं। आज दिनांक 11 फरवरी को श्री रंजीत यादव निवासी ग्राम मीतो थाना संडीला द्वारा सूचना दी गई कि उनके पिता श्री हुकुम सिंह यादव उम्र लगभग 52 वर्ष गांव के किनारे खेत। जनपद अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के मुकुंद नगर का मामला सामने आया। पंडित नथीलाल शर्मा ने बताया कि साइबर ठगों ने मेरे साथ 42 लाख रुपए की ठगी कर दी है, जिसमें मेरे पास मेरे फोन पर अजय गुप्ता जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर दिल्ली से फोन आया था। हमसे बोला गया कि आप अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का खाता खोला गया है और साथ ही हमको डरा दिया गया और हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। हमने अपनी जीवन की जमा पूंजी उन साइबर ठगों के खातों में जमा कर दी है। हमें साइबर ठगों द्वारा वीडियो कॉल पर धमकाया गया। हम खाते में डर की वजह से पैसे देते रहे, पर अलीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। हम कई दिनों से साइबर क्राइम थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पर पुलिस हमारे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि अगर हमारे मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम जीवन काट कर क्या करेंगे। और साथ ही परिवार के साथ राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि हमें इच्छा मृत्यु चाहते हैं। 1379 मुकुंद नगर निकट एटा चुंगी GT रोड अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर 94,100,60,120 है। मेरे साथ में ठगों द्वारा ठगी की गई है। 10/1/2026 को हम और पत्नी दोनों घर पर थे। उन्होंने हमारे पास में एक कॉल आई अजय गुप्ता के नाम से, जिसने ये कहा कि मैं अजय गुप्ता टेलीकॉम अफसर जूनियर टेलीकॉम अफसर नई दिल्ली 12 खंबा से बोल रहा हूँ। आपके नाम से एक सिम खरीदी गई है जिसका मोबाइल नंबर ये है। मैंने कहा मैंने कोई सिम नहीं खरीदी है। तो बोले अगर नहीं खरीदी है तो आप NOC ले लीजिए, जिसमें जो है जिसके द्वारा मैं आपकी कॉल को डाइवर्ट कर रहा हूँ। कॉल डाइवर्ट करने के बाद में राजेश प्रधान, जो अपने को दरोगा कहता था, उसने ये कहा कि आपके खिलाफ संदीप कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि आपके नाम से ICICI बैंक में एक खाता खोला गया है। 2 लाख रुपए आपने सिम के लिए हैं और उस खाते में 6,84,00,000 रुपए की धनराशि काले धन के रूप में आपके खाते में आई है। इस तरीके से आपके खाते में 70 लाख रुपए आपको उन्होंने दिया है। मैंने कहा श्रीमान जी कोई भी मैंने धनराशि इस तरह की नहीं ली है। कि बोले कि इसके लिए एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तभी मामला सही आएगा प्रकाश में, नहीं तो शब्दों से कोई जानकारी नहीं सही मिलेगी। आप अपनी FD सेव बैंक अकाउंट की जानकारी हमें दीजिए। और उन्होंने 4:55 समय से लेकर के रात को 9:15 बजे तक हमारी सभी जानकारी प्रेशर में दे करके ले ली। और IPS अधिकारी कहने वाला सुनील कुमार गौतम ने ये कहा राजेश प्रधान से, आपने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? ये देश का सबसे संगीन मामला है, देश सर्वोपरि है, आप इनको गिरफ्तार करिए। जब मैंने ये कहा कि हम निर्दोष हैं तो बोले कि आप जो है इस मामले में अपने एविडेंस FD की देंगे, कॉल डिटेल निकलेगी, तभी सही मामला आएगा। तो कितने रुपए की ठगी की गई आपसे? 42 लाख रुपए, 14 लाख रुपए सेंट्रल बैंक में से और 28 लाख रुपए PNB बैंक से की है। ये कब का मामला है? ये है 28/1/2026 को सेंट्रल बैंक से 14 लाख रुपए और 29/1/2026 को PNB बैंक से 28 लाख रुपए की है। तो वो उन लोगों ने वो पैसे कहाँ पर डलवाए थे आपसे? उन्होंने हैदराबाद में 28 लाख रुपए हैदराबाद की इंसेंट बैंक में डलवाए
और 14 लाख रुपए एक्सिस बैंक केरला में डलवाए। तो किस तरीके से धमकाया गया आपको फोन पर? फोन पर ये कहा गया था कि देश के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला है, इसमें आपने ड्रग स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से मामले में जो धनराशि आई है उसका हम वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन कराने के बाद में 6 महीने के 24 घंटे के अंदर ये आपकी राशि जो है मतलब वापस मिल जाएगी। तो वापस हुई आपकी राशि? राशि वापस नहीं हुई और जब फोन बंद हो गया तो फिर हमने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दे करके मुकदमा दर्ज कराया, जिसका क्रम संख्या 21 दिनांक 6/2/2026 है। तो साइबर क्राइम पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? साइबर क्राइम पुलिस के पास में हम 6 तारीख को भी गए, 7 को भी गए, 8 को भी गए, 9 को भी गए। कल जो है RIO रामेंद्र कुमार शुक्ला ने हमारे बयान नोट किए और ये कहा कि जब हम बुलाएं तब आप आते रहिए और काम बहुत हमारे पास ज़्यादा है और काम में से अब कहीं हम दबिश देने जाते हैं, कहीं जो मतलब कुछ करते हैं, ऐसी स्थिति में हमें मतलब समय दीजिए। तो कब तक कार्रवाई होगी इस मामले को लेकर? अब सर हम तो बड़ा परेशान हैं और हमें ऐसा भी लग रहा है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इतना भी हमें विश्वास नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर कार्रवाई ही होती तो अब तक हमें तो कोई कार्रवाई दिख नहीं रही है। तो अलीगढ़ में जो नए कप्तान आए आप उनसे मुलाकात किस मामले को लेकर? मुलाकात अब करेंगे जब मैं अकेला हूँ, वृद्ध हूँ। आज मैं थाने गया, अब देखता हूँ कल जाऊँगा, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जब मतलब साइबर क्राइम थाने में और CO हैं उनसे भेंट करूँगा। अब मैं तो जब मतलब रोजाना जाऊँगा ही, चाहे जैसे भी हो, और आप इस मामले में मेरा सहयोग करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप जो है मीडिया में होते हुए आपसे भी सहयोग में ही तमाम टालने के मामले रहते हैं। तो कौन से थाने का मामला है ये साइबर क्राइम थाने का है। कहाँ पड़ता है ये सिविल लाइन में, जहाँ SSP ऑफिस है उसके अंदर बिल्डिंग है, उसमें पड़ता है। अगर साइबर क्राइम जो पुलिस है अलीगढ़ नहीं लेती है तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? मीडिया से आए बंधुओं, मैं दिनांक 15/2/2026 तक साइबर क्राइम के जो अधिकारी हैं उनके इस घोटाले में क्या कार्रवाई की गई है, मेरे साथ ठगी हुई है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की है, 15 तक तो मैं इंतजार करूंगा। फिर मैं SSP महोदय से मिलूंगा या पत्र दे करके ये कहूँगा कि आप मेरे इस पत्र को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के इच्छा मृत्यु के लिए संस्तुति कर दें, सभी जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जिससे कि मैं हमारा भारत के नागरिक होने के नाते इस देश में जीने का अधिकार नहीं रहता है, जहां हमारे साथ में अब तक 15 तक न्याय नहीं होता, तो फिर ऐसा ही निर्णय लूंगा मैं, और मैं निर्णय लेने से पीछे हटूंगा भी नहीं। तो आप अकेले नहीं, दोनों मर जाएंगे, क्या बात है, दोनों मर जाएंगे। दोनों कौन? पत्नी और पत्नी, राजवाला शर्मा और मैं नथीलाल शर्मा, दोनों ही चले जाएंगे, क्या बात है। कितने रुपए की ठगी हुई है आपके साथ? 42 लाख रुपए की हुई है। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम इलाज भी नहीं करा सकते हैं, अगर जो है मतलब बीमार हो जाएं। हमारे पास तो ये इतना भी नहीं बचा है कि कोई इलाज की जरूरत पड़े तो इलाज भी करा लें। 2,50,000 का तो ना बचो हमें, क्या कोई बात आ जाए तो अपना इलाज भी करा लें। कितने रुपए की ठगी हुई है आपके साथ में? 42 लाख रुपए की। ये ठगी हुई कैसे आपके पास? उन्होंने हमको बहुत प्रेशर उसमें रखा था, मुझे ऐसे कहते गए, हम वैसे ही करते गए। तो ये फोन कब आया? ये फोन कब आया था आपके पास? ये 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। तो किस तरीके से लूटी हुई है आपके साथ? उन्होंने कहा था कि तुम्हारा खाता खुला है, उसमें इतना रुपया गया है आपके खाते में। हमने कहा कि हमारा तो कोई खाता ही नहीं खुला, ना कोई पैसा आया है, तो नहीं आया है तो फिर आप अपना दिखाइएगा आपके पास कितना पैसा है, कितनी FD है, क्या है, कैसे है। तो वो सब 5 घंटा उन्होंने
हमसे वीडियो कॉल की, उसमें सारी जानकारी हमारी उन्होंने ले ली, कितना पैसा है क्या है। तो पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर? अब पुलिस यही कह रही थी कि हम अपना काम कर रहे हैं। जी आपका खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बता दें कि आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुनि की रेती पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बजट में प्रस्तावित 5 नए आयुष आधारित एम्स की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड एक जड़ी बूटी आधारित राज्य है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडारण है और साथ ही इन केंद्रों में न केवल जड़ी बूटी की खेती करने वाले किसानों को नया बाजार मिलेगा, बल्कि आयुष आधारित शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन पर सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि इससे राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी राज्य और मजबूत होगा। बजट में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित 11 लाख करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा करते हुए मंत्री ने इसके बहुआयामी प्रभावों का जिक्र किया और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर पर कई गुना इसे बढ़ेगा। 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेजों में क्रिएटिव लैब्स बनाने में लगभग 20 लाख युवाओं का फायदा होने की उम्मीद भी जताई गई है। जैसे आपने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था, जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका उधमसिंह नगर में भी खोलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड यानी आयुष पद्धति पे बेस्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने का निर्णय है, इससे हमारा राज्य जो जड़ी बूटी आधारित राज्य है, आपने देखा है कि हनुमान जी भी कहा गया है संजीवनी हिमालय से लेके गए, तो हमारे राज्य में तो भंडार है। तो आयुष उद्योग को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को जो जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से उसके उत्पाद को एक बाजार भी मिलेगा और नई नई इसमें, क्योंकि ये एम्स बेस्ड है तो आयुष बेस्ड रिसर्च भी इससे निकलेंगी, जिससे कि आयुष सेक्टर से किस तरह लोगों की जीवन को बचाने के काम हो सके। मतलब इसका बहुत बड़ा फायदा इन आयुष के जो 5 केंद्र, क्योंकि हमारे राज्य में हमने हरिद्वार में गुरुकुल कॉलेज जो हमारा कॉलेज है उसको प्रस्तावित भी किया और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारा इसमें शामिल होगा और इस राज्य में संभावनाएं बलवती होगी, चाहे वो जड़ी बूटी की खेती की हो, जड़ी बूटी बेस्ड उद्योग की हो, ये इससे फायदा मिलेगा। सेमीकंडक्टर 2.0 की आपने बात करी, उससे उत्तराखंड को फायदा होगा? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड आज तकनीक के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर टेक्नोलॉजी में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस सेमीकंडक्टर उत्पादन के माध्यम से हमारे नौजवानों को जहाँ उनकी एक जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने का अवसर मिलेगा। वहाँ निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टि से भी सेमीकंडक्टर 2.0 के द्वारा हम उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। इस बार का बजट सर युवाओं के बारे में आपने फोकस किया कि PSLF की मैं रिपोर्ट देख रहा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट देख रहा था, जिसमें कि पिछले 2024 से लेकर 23 से लेकर 25 तक का जो सर्वे था उसमें 9.8 समथिंग, यानी कि 100 में से 10 जो युवा है वो बेरोजगार है। क्या इस बार के बजट से वो जो दर है वो कम होने वाला है या फिर? देखिए निश्चित, देखिए जब भी कोई देश डेवलपिंग स्टेज से डेवलप्ड स्टेज में जाता है तो जो आपने अभी देखा कि 11 लाख करोड़ का बजट का प्राविधान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, तो आप अवस्थापना क्षेत्र में जब आप 11 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित देखिए आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह का रोजगार होता है, तो हर तरह का रोजगार इससे उपलब्ध हो। इसके अलावा जो मैंने आपने कहा कि जो 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में जो क्रिएटिव लैब बनाए जा रहे हैं उसमें 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलने की संभावना है। 11,000 के आसपास हम लोग
टूरिज्म में सेक्टर के लिए किस तरह से बच्चे आगे आकर के अपनी आजीविका चलाए, गाइड का परीक्षण देने का प्रावधान इसमें किया। 11,000 आप समझते हैं, जब गाइड आता है तो गाइड के साथ साथ रोजगार कहाँ मिलता है? आज कॉर्बेट में गाइड है, उसके अलावा सफारी, जब जितना आदमी आएगा उस सफारी के माध्यम से जिप्सी चालक के अलावा होटल इंडस्ट्री के अलावा जो आदमी घूमता टहलता है स्थानीय लोकल लेवल के रेस्टोरेंट, तो ये रोजगार कई तरह से मल्टीप्लाई होता है। एक अगर आपने कोई एक चीज बना दी तो कई सेक्टरों में उससे रोजगार आता है, और उससे कहीं ना कहीं केवल एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, काफी एक समुदाय को भी रोजगार मिलने में इस तरह की चीजें काम आती हैं। तो जिस तरह रेलवे नेटवर्क है, आप देखेंगे नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनने के बाद निश्चित रूप से नया मार्केट डेवलप होगा। जो टीयर 2 और टीयर 3 की गई है शहरों के डेवलपमेंट की बातें, निश्चित रूप से हमारे हल्द्वानी और तमाम हरिद्वार जैसे तमाम हमारे यहाँ के शहर है जो टीयर 2 में है, इनके अंदर अवस्थापना सुविधाएं बढ़ेंगी। टीयर 3 जैसे शहरों में जो हम शहर के अंदर एक उत्पाद को उनके कोई भी एक पहचान को जो रूप देने का विचार है, सपोज आप देखते हैं कहीं त्रिजुगी नारायण है, आज आप देख रहे हैं त्रिजुगी नारायण इतना स्टेब्लिश नाम है कि पूरे देश दुनिया के लोग त्रिजुगी नारायण में आके शादी कर रहे हैं और वहां के आसपास के लोगों की आजीविका बढ़ा रहा है। तो ऐसे हर शहर को एक डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय, इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसकी एक्सेस आज हिंदुस्तान में पर्वतीय राज्यों में सबसे बढ़िया एक्सेस है। हमारी कनेक्टिविटी आज देश के अंदर आप देखेंगे तो सबसे आसान कनेक्टिविटी, सबसे बेहतर कनेक्टिविटी उत्तराखंड राज्य की। और जिस तरह अब जौलीग्रांट का एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इससे मैं समझता हूँ और ज्यादा संभावनाएं यहाँ पे एक्सप्लोर होंगी। और हमारे राज्य जिस राज्य में उस राज्य की जनसंख्या से 500% ज्यादा तीर्थ यात्री आता हो, जिस राज्य में पहले एक बात चलती थी कि ये राज्य 4 महीने का टूरिज्म है, जिस राज्य फिर उसके बाद आया कि वीकेंड टूरिज्म चला, लेकिन आज हर रोज का जो टूरिज्म हमारे राज्य में हुआ है, एक शीतकालीन टूरिज्म जो प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना थी, उस पर यहाँ पर राज्य में शुरू हुआ। आज आप कैंची धाम में देखिए किस तरह से टूरिस्ट को किस मात्रा में जा रहे हैं। तो आज इसी तरह ऐसे हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ पौराणिक चीजें हैं जिनको स्थापित करके हम उस शहर की आजीविका से उसको जोड़ करके उस शहर को एक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करके, तो इसमें बजट में जो प्रावधान किया गया है, ये उत्तराखंड जैसे राज्य को निश्चित रूप से बहुत खबर हरिद्वार से ही, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में ज्वालापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने सघन अभियान चलाते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को लाल पुल के पास से नहर पटरी से अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ भी ज्वालापुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान अलग अलग महिलाओं में लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर कोटा से, जहां शिक्षा नगरी में रसूख और सत्ता के संरक्षण में नियमों की धज्जियां उड़ाने का खेल बदस्तूर जारी है। शहर की पौष मानी जाने वाली विधायक कॉलोनी इन दिनों अवैध निर्माण के ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिन्होंने कोटा विकास प्राधिकरण KDA की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां बिना स्वीकृति और निर्धारित मापदंडों पर ताक पर रखकर एक दो नहीं बल्कि कई बहुमंजिला होटलों का निर्माण कर दिया गया और KDA प्रशासन महज नोटिस की रस्म अदायगी पर अपने कर्तव्यों में इत्तिश्री कर रहा है।
G+2 की अनुमति पर तान दी 8 मंजिल इमारत। मामला बेहद चौंकाने वाला है। विभागीय सूत्रों के अनुसार विधायक कॉलोनी में एक निर्माणाधीन होटल के लिए केवल G+2 यानी कि भूतल और 2 मंजिला की ही तकनीकी स्वीकृति ली गई थी, लेकिन धरातल पर नियमों को पैरों तले कुचला जा रहा। वहां पर 8 मंजिला विशालकाय इमारत खड़ी कर दी गई। सिर्फ कागजों पर सीमित केडीए की कार्रवाई। हैरानी की बात यह है कि केडीए ने इस मामले में करीब 1 साल पहले नोटिस जारी किया था। नियमानुसार नोटिस के बावजूद अवैध हिस्से को सीज करने या ढहाने की कार्रवाई होनी चाहिए थी। सत्ता का रसूख या अधिकारियों की मिलीभगत। क्षेत्र में चर्चा की है कि इन अवैध निर्माणों के पीछे ऊंची पहुंच काम कर रही है। बताया जा रहा है कि होटल मालिक सत्ताधारी दल और संघ से जुड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। खबर भागलपुर से है। भागलपुर की लापता छात्राएं जिया और सोनाक्षी सुरक्षित बरामद की गई है। मुंबई से लौटकर पहुंची भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा जिया और सोनाक्षी के लापता होने का मामला आखिरकार सुलझ गया है। दोनों छात्राएं 8 जनवरी को अपने घर से एडमिट कार्ड लाने के लिए विद्युत विद्यालय आई थी। आपको बता दें कि वहां पर लेकिन इसके बाद वहां उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिजनों द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के बाद बबरगंज थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई थी। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने एसआईटी का गठन किया और कार्य कर राज्यों की पुलिस से संपर्क कर तलाशी तेज की। लगातार छापेमारी के बावजूद पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार इस बीच तलाशी के दौरान 31 जनवरी को मुंबई की चाइल्ड हेल्थ सोसाइटी से वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि दोनों छात्राएं वहां सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही परिजनों को बुलाकर वीडियो कॉल के जरिए पहचान कराएगी, जिसमें पुष्टि हुई है और साथ ही वही जिया और सोनाक्षी हैं। इसके बाद भागलपुर पुलिस की टीम परिजनों के साथ मुंबई गई और साथ ही दोनों छात्राओं को सुरक्षित भागलपुर लेकर आई है। खबर भागलपुर से है, जहां देश में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर पूरे सूबे में 10 फरवरी से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के समीक्षा भवन में कार्यक्रम की शुरुआत डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सिविल सर्जन और भागलपुर के अधिकारियों की द्वारा खुद दवा खाकर की गई है। इस दौरान भागलपुर के जिलाधिकारी को खुद एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद उन्हें विस्तार पूर्वक किस तरह दवा खाया जाना चाहिए उसको लेकर जानकारी दी गई और साथ ही किनको दवा नहीं खाना है वह भी बताया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ साथ पिछले वर्ष भागलपुर में फाइलेरिया की दवा को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई थी, इसको लेकर भी जिलाधिकारी ने विस्तार पूर्वक बताते हुए लोगों से अपील की है कि इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यदि देश को इस बीमारी को आजादी चाहता है तो सभी लोगों को इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए। उन्मूलन कार्यक्रम जो आज से लेकर के 28 फरवरी तक है, इसके तहत हम लोग जिले में 2 वर्ष के से अधिक उम्र के सभी बच्चे, वयस्क एवं सभी व्यक्तियों को इस जो एंटीफाइलियल वैक्सीन देंगे और एक्सेप्ट 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको नहीं देना है, ताकि हम लोग निकट भविष्य में फाइलेरिया को अपने जिला को फाइलेरिया से उन्मुक्त घोषित कर सके। और जो फिलपाव है, फिलपाव ही नहीं, हम तो एज ए डॉक्टर बता रहे हैं कई फिलपाव है, मैरीगोल्ड पेन्स के इशूज हैं, आपका देखते हैं कभी कभी ESR किसी का बढ़ा रहता है, कभी कभी एसोफिलिया है, तो कई चीजें इससे रिलेटेड रहती है। इन सभी को हम लोग करेक्ट कर सकें और किसी भी कम्युनिटी से किसी बीमारी को हटाने के लिए मास को दवा देना पड़ता है, पूरे समूह को दवा देना पड़ता है। उसी के तहत आज इस जो दवा खाने की शुरुआत है, मैं हमारे डीसी साहब, हमारे सिविल सर्जन साहब, पूरी टीम आपके समक्ष करेंगे और इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
कंडीशन एक ही है कि 2 कैटेगरी के लोगों को नहीं देना है। एक तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, दूसरा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, और तीसरा कंडीशन है कि खाली पेट में नहीं देना। हाँ, और गंभीर रोग से कोई ग्रसित है, कैंसर है या किडनी फेल्योर में, या गंभीर रोग से कोई भी ग्रसित है, उनको हम लोग नहीं देंगे। इसके अलावा सभी लोग दवा ले सकते हैं, इस दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हम लोग मास में एडमिनिस्टर करेंगे। कई बार साइकोलॉजिकल होता है कि लोग लगता है कि अरे खाए हैं, कुछ हो रहा है, वो मन में होता है, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। एक कंडीशन जरूर याद रखना है, खाली पेट में नहीं है, पेट खाली नहीं है। जैसे हमने भी लगभग 10 बजे ग्राउंड नाश्ता किया है, अब खा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट खाली भी हो तो कम से कम 4 घंटा से 4 घंटा के अंदर में आपने कुछ खाया है तो आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ नहीं है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। जैसे पोलियो के साथ ड्रॉप पी करके, पोलियो की 2 बूंद दवा पी करके पोलियो को हम लोगों ने अपने देश से भगाया, स्मॉल पॉक्स को भी हम लोगों ने अपने ये देश से भगाया, उसी प्रकार से अब फाइलेरिया को अपने देश से भगाने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी को एक साथ दवा लेने की जरूरत है। तो आपके माध्यम से मैं सभी पंचायती राज संस्थान के हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद के सदस्य गण, हमारे सभी प्रमुख जी, हमारे सभी वार्ड सदस्यगण, पंचगण, और जितने भी तमाम जनता है, जितनी जीविका दीदियां हैं, जितने भी हमारे समस्त कर्मी हैं, सभी हमारे किसान बंधुगण हैं, सभी लोगों को एक साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है। और लड़ने में एक ही हथियार की जरूरत है कि इस 2 दवा को हम लोग खा लेंगे तो बीमारी हमारे कम्युनिटी से भागेगी और हमारे जिला से भाग जाएगी। इसको चबा के खाना है और इसको निगल के पानी के साथ निगलना है। पहले किसको खाना है? पहले चबा के खाना है, चबा के खा के पानी पी लीजिए, फिर उसके बाद इसको एक-एक करके 3 गोली तो जो जिसकी उम्र कम है उसमें डोज भी कम होगा जी। 2 साल से 5 साल तक बच्चे को एक गोली हाँ, और एक गोली हाँ, ठीक। और 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे को 2 गोली देंगे और एक गोली। मतलब ये तो सबको एक गोली पड़ेगा। ये 6 साल के 2 से 6 साल के लिए 1, 6 से 14 साल के लिए 2, और 14 से अधिक के लिए 3। ठीक है, हाँ, वो तो सबको है। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। विजय साहब, भागलपुर बिहार में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा। नीट छात्रा की घटना अब पूरे सिस्टम की नाकामी, लापरवाही और कथित साजिश पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक ओर जहां पुलिस, एसआईटी और गृह विभाग सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में इस घटनाओं को लेकर लोगों में गंभीर आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के समाहरणालय चौक पर भारतीय मानवाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता काफी आक्रोशित नजर आए हैं। सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच कब तक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है और आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर कानूनी दायरे में लिया जाता है। फिलहाल इस घटना को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुशासन की डंका पीटने वाली ये नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार में जब से सम्राट चौधरी यहाँ के गृह मंत्री बने हैं, यहाँ की जो बिहार पुलिस है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार में हो चुकी है, दलाली का काम कर रही है। सबसे पहली बात जो बताना चाहता हूँ कि अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, किसी भी नेता को गिरफ्तार करने का पावर किसी के अंदर नहीं है। पूर्णिया, कोसी, सीमांचल क्षेत्र का जब मांग उठाने की बात के लिए पप्पू यादव बार बार कोशिश कर रहे थे, बार बार वहां पर बात करने जा रहे थे, तो इस चीज से डर कर ये डबल इंजन की सरकार
पहले जाके पप्पू यादव को गिरफ्तार करती है। क्योंकि मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का समय था तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला लिया गया। ये सरकार इतनी डरी हुई है, जातिगत धर्मवाद के आरक्षण को लेते हुए आपस में लड़ाते इसका किसी का मामला नहीं है। अगर किसी भी पीड़िता के साथ कोई तरह का मामला होता है, उसकी आवाज अगर उठा देते हैं तो आपके ऊपर डंडा चार्ज हो जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमारे जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता इस राज्य में कैसे सुरक्षित होगी? हम लोग यहाँ पर जो है पप्पू यादव की रिहाई, अविलंब रिहाई की मांग को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। और मैं सारे प्रेस बंधु जो है मेरे भाइयों के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ कि अविलंब पप्पू यादव की जो है रिहाई हो, नहीं तो ये आंदोलन इतनी उग्र होगी कि इसके बारे में विपक्ष में बैठे हुए सरकार भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि इस बार का मामला हम छात्रों ने उठा लिया है, हम अधिवक्ताओं ने उठा लिया है। गौरव आनंद चौबे, जन अधिकार युवा परिषद प्रदेश महासचिव। बीते दिनों पप्पू यादव को जिस प्रकार से बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार की पुलिस ने रात में घुसकर एक जनप्रतिनिधि को रात के 11 बजे घुसकर उनके घर से, उनके आवास से उनको उठाकर जबरन उनको उठाकर ले गई, ये संविधान के खिलाफ है और इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ की पुलिस बर्बर तरीके से सता रही है। और 31 साल पुराना मामला, जो कि बहुत पुराना मामला था, उसकी सुनवाई पहले हो सकती थी, उस पर जो है सजा पहले भी मिल सकती थी। लेकिन जब एक गरीबों का मसीहा जो बिहार में लगातार जनता के बीच में रहता है, जो गरीबों की मदद करता है, और एक नीट की छात्रा जिसमें सरकार के कई लोग जो हैं संलिप्त हैं, जिनका संलिप्तता पाई गई है, उनको बचाने का प्रयास लगातार जो है एनडीए की सरकार कर रही थी। तो पप्पू यादव एकमात्र एक सांसद थे जिन्होंने उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, नीट की छात्रा की आवाज को बुलंद करने का काम किया। आज कचहरी स्थित समरनालय गेट के स्थित आज नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आज हमने पुतला दहन किया है। और ये सरकार को ये चेतावनी है, यदि पप्पू यादव को अविलंब सरकार रिहा नहीं करती है तो ये आंदोलन जो है आगे उग्र रूप से पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और ये आंदोलन बढ़ चढ़कर जो है पप्पू यादव के समर्थन में होगा और हम लोग पप्पू यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। विकास सिंह की रिहाई के मांग के लिए कल ही हम लोग जो है आंदोलन का जो है आह्वान कर दिए थे, जबकि पप्पू यादव को एक मामले में बेल दे दिया गया है, दूसरे मामले में जो है जानबूझकर जो है सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जानबूझकर फंसाया गया, जो कि सरासर गलत है। सरकार का इतना मिलीभगत है, नीट छात्रा को न्याय दिलाने की बजाय जो उनके न्याय के लिए लड़ते हैं उनको फंसाया जाता है। हम लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किए हैं। यदि नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलता है तो इसके लिए चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आगे भी मजबूती से हम लोग जो है आंदोलन को और भी विशाल तरीका से करने का कार्य करेंगे। जब तक नीट छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग मजबूती के साथ हैं। आज हम लोग नीट छात्रा और पप्पू यादव दोनों को, पप्पू यादव को बेल के अविलंब जो है पप्पू यादव को जो है बेल दिया जाए, पुतला भी दहन किया गया है। पप्पू यादव को बेल के लिए आए थे, एक मामला में बेल दे दिया चुका है, दूसरे मामला में जानबूझकर फंसाया गया है, इसलिए हम लोग आज पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है। 35 साल पुराना केस उठा करके फंसाया जा रहा है। प्रियांशु यादव। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।